तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा धातु चैप्टर है उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड, जो हमारा धातु चैप्टर है उसके हमने 3 लेक्चर बनाए, मतलब उनको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, उनके 3 पार्ट बनाने का कारण एक ही धातु चैप्टर था, वो हमारा थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसलिए उसके 3 वीडियोस बनाए हैं। अगर इससे पहले आपने बाकी के चैप्टर की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट, मतलब ऊष्मा उपचार। अब धातु चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब जो ऊष्मा उपचार रहता है, मतलब कोई भी धातु रहती है उस पर ऊष्मा उपचार द्वारा उस पर हार्डनिंग हुआ, कट मतलब हार्ड करना, मुलायम करना, ये ऑपरेशन जो किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम हीट ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट किस लिए की जाती है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु या एलॉय को गर्म या ठंडा करके धातु के अंदर की बनावट अर्थात संरचना तथा यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। इस विधि को हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार कहते हैं। मतलब कोई भी धातु है या एलॉय है, उसके जो आंतरिक संरचना है उसको बदलना या यांत्रिक गुणों में सुधार करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऊष्मा उपचार कहलाता है। अब ऊष्मा उपचार के लाभ देख लेते हैं। ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है? तो पहला पॉइंट बोल रहा है कठोर धातु को नरम करने के लिए, ताकि उस पर मशीनिंग क्रिया की जा सके। मतलब कोई भी धातु कठोर है, उस पर कठोर धातु पर मशीनिंग क्रिया की जा सके, उसके लिए उसमें उपचार किया जाता है। सेकंड पॉइंट है धातु में कठोरता बढ़ाने के लिए, ताकि वह दूसरी धातुओं को काट सके। कटिंग टूल्स में कठोरता लाने के लिए, ताकि वह दूसरी धातुओं को काट सके। जब धातु में हार्डनेस ज्यादा होती है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, अतः भंगुरता को कम करके टफनेस का गुण लाने के लिए। धातु पर गर्म या ठंडी दशा में कार्य करने से उसकी अंदरूनी बनावट में आए विकारों को दूर करने के लिए। धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए। धातु की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन करके इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ व आंतरिक गुणों को सुधारने के लिए, और धातु के ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए। मतलब इतने ऑपरेशन करने के लिए जो हमारी हीट ट्रीटमेंट है वो की जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हीट ट्रीटमेंट मतलब ऊष्मा उपचार समझ में आ गया होगा और ऊष्मा उपचार के लाभ भी समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो बोल रहा है जब स्टील को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, मतलब स्टील के पार्ट को जब हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो एक विशेष बिंदु तक तापमान एक ही गति से बढ़ता है, फिर एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर ताप बढ़ना बंद हो जाता है। जिस विशेष बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब बोल रहा है जब हम स्टील को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो एक समय तक तापमान वही रहता है, एक ही गति से बढ़ता है, फिर एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब एक पॉइंट रहता है जिस पर आकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। जिस तब पॉइंट पर आकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रहता है? निम्न क्रांतिक बिंदु। जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें तापमान की वृद्धि धीरे धीरे होती है, और जब तापमान 723 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो उस तापमान के बाद स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। अतः जिस तापमान बिंदु पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना शुरू होता है उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, लोअर क्रिटिकल तापमान क्या रहता है? जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें तापमान की वृद्धि धीरे धीरे होती है, और जब तापमान एग्जैक्टली 723 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो उस तापमान के बाद स्टील की जो अंदरूनी बनावट है उसमें क्या रहता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो जिस तापमान बिंदु पर परिवर्तन होना शुरू होता है उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का तापमान कितना रहता है, तो वो रहता है हमारा 723 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? बोल रहा है जब स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म किया जाता है, मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म कर रहे हैं, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन होता जाता है, और जब वो उसकी अंदरूनी बनावट में पूरा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जब आयरन और कार्बन आपस में ठोस रूप में मिलते हैं तो परिवर्तन होना बंद हो जाता है। इस प्रकार जिस तापमान बिंदु पर परिवर्तन होना बंद हो जाता है उसे अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसका मान कितना रहता है अपर क्रिटिकल पॉइंट का? इसका मान रहता है 800 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर क्रिटिकल पॉइंट पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? ऑस्टेनाइट अवस्था में। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रहता है? 800 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। और लोअर क्रिटिकल कितना रहता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से जब ऊपर गर्म करते हैं तो क्या रहता है? एक समय बाद उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता होता है बंद हो जाता है, तो वही हमारा क्या रहता है? अपर क्रिटिकल पॉइंट। और अपर क्रिटिकल पॉइंट पर तापमान कितना रहता है? 800 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या बोला है? अपर क्रिटिकल पॉइंट पर स्टील का पूरा स्ट्रक्चर किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑस्टेनाइट अवस्था में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है क्रिटिकल रेंज। क्रिटिकल रेंज क्या होता है? तो क्या बोला है? लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर
अपर क्रिटिकल तापमान के मध्य के तापमान को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्रिटिकल के जैसे हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया 723 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 723 से जो हमारा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है उसमें उसके जो बीच का तापमान रहता है 723 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के जो बीच का तापमान रहता है उसे के मतलब उसके मध्य के तापमान को हम क्या बोलते हैं, उसके मध्य के तापमान को हम बोलते हैं क्रिटिकल रेंज। तो फ्रेंड्स आपको क्रिटिकल रेंज भी समझ में आ गया होगा, क्रिटिकल रेंज क्या होता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आ जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेंज क्या रहता है, बोल रहा है लोअर क्रिटिकल तापमान से अपर क्रिटिकल तापमान के तक, अपर क्रिटिकल तापमान तक स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। मतलब लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान तक जो हमारी स्टील रहती है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसको गर्म करने पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, मतलब लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर अपर क्रिटिकल तापमान के मतलब स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेंज बोलते हैं। अब आ जाते हैं हीट ट्रीटमेंट के चरण, मतलब हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से चरण रहते हैं। तो पहला आ जाता है हीटिंग। हीटिंग हीटिंग क्या रहता है, इस चरण में हीट ट्रीटमेंट करने वाले स्टील के पार्ट को गर्म किया जाता है, जो कि स्टील के स्ट्रक्चर, आकार व साइज पर निर्भर करता है। मतलब हीटिंग में कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमारा स्टील का स्ट्रक्चर रहता है उसको गर्म किया जाता है। दूसरा आ जाता है सोकिंग। सोकिंग क्या होता है, जब स्टील के पार्ट को निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, मतलब स्टील के पार्ट को जब हम एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं तो उसे कुछ समय तक उसी तापमान पर रखा जाता है, मतलब उसे उस समय कुछ ही समय पर उस तापमान पर रखा जाता है। इस प्रोसेस को सोकिंग बोलते हैं। अब सोकिंग क्या रहता है फ्रेंड, जैसे हम कोई भी पार्ट ले लेते हैं, जैसे हम एक स्टील का टुकड़ा ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक विशेष टेम्परेचर पर जाकर उसको उसी तापमान पर रखेंगे। अब भले ही उसको 5 मिनट रखें, 10 मिनट रखें, जितने भी मिनट रखें, तो उसको उसी तापमान पर रखने को हम क्या बोलते हैं, सोकिंग बोलते हैं। अब सोकिंग क्यों करते हैं, ऐसा करने से स्टील के पार्ट का पूरा सेक्शन यूनिफॉर्म गर्म हो जाता है। मतलब उस टेम्परेचर पे क्या रहता है, स्टील का जो पूरा क्रॉस सेक्शन या पूरा सेक्शन यूनिफॉर्म गर्म हो जाता है। क्या बोल रहा है नोट, कार्बन स्टील और लो एलआई स्टील के लिए सोकिंग अवधि 10 mm थिकनेस के लिए कितनी रखी जाती है, 5 मिनट। हाई एलआई स्टील के लिए यह अवधि 10 mm थिकनेस के लिए 10 मिनट रखी जाती है। मतलब कार्बन स्टील और लो एलआई स्टील के लिए क्या है, 10 mm अगर उनकी थिकनेस है मतलब मोटाई है तो 5 मिनट रखेंगे, और हाई एलआई स्टील के लिए अगर 10 mm थिकनेस है तो 10 मिनट रखेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सोकिंग भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है कुचिंग। कुचिंग क्या होता है, स्टील के पार्ट को गर्म करने और सोकिंग समय देने के बाद उसे ठंडा करने के लिए कुचिंग किया जाता है। कुचिंग माध्यम के रूप में पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, तेल और ठंडी हवा का प्रयोग किया जाता है। किस किस का यूज किया जाता है, पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, तेल और ठंडी हवा का। अब स्टील को ठंडा करने के लिए कुचिंग माध्यम, जल्दी ठंडा करने के लिए अगर हमें जल्दी ठंडा करना है तो किसका करेंगे, नमक या कास्टिक सोडे का पानी में घोल। बहुत धीमे ठंडा करना है तो किसका करेंगे, हवा का प्रयोग। और मध्यम ठंडा करने के लिए तेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है कुछ नोट है, क्या बोल रहे हैं, प्लेन कार्बन स्टील के लिए, प्लेन कार्बन स्टील के लिए पानी का प्रयोग कुचिंग माध्यम के लिए किया जाता है। एलआई स्टील की कुचिंग प्रायः तेल में की जाती है। कुछ स्पेशल एलआई स्टील को ठंडा करने के लिए ठंडी हवा का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाई स्पीड स्टील। नोट क्या बोल रहा है, ठंडा करने वाले माध्यम में पानी के ठंडा करने की दर सबसे अधिक 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड होती है। मतलब ठंडा करने वाले माध्यम में जो हमारा पानी है वो सबसे जल्दी ठंडा करता है। और 1 सेकंड में कितना डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करता है, तो 1 सेकंड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाती है स्टील की आंतरिक संरचना। क्या बोला, स्टील की आंतरिक संरचना, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन होता है, जिससे स्टील के गुणों में कुछ परिवर्तन आता है। स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते समय प्राय निम्नलिखित स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला है फेराइट। तो फ्रेंड्स अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा फेराइट। क्या बोला है, इसमें कार्बन की मात्रा कम से कम 0.008% और अधिकतम 0.025% होती है। यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें चुंबकीयता का गुण अधिक होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत नरम और डक्टाइल होता है। कौन सा पहला स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है हमें जब हम स्टील को गर्म कर रहे हैं, फेराइट। फेराइट में कार्बन कितना रहता है, 0.08% और अधिकतम 0.025% होता है। यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। चुंबकीयता का गुण मतलब मैग्नेट अधिक खींचता है इसको। यह स्ट्रक्चर नरम और डक्टाइल होता है। दूसरा आ जाता है सीमेंटाइट।
ए फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। किसका? फेराइट और कार्बन का। ए स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और भंगुर होता है। कैसा रहता है? हार्ड और भंगुर। इसमें कार्बन अधिकतम 6.67% तथा आयरन 93.33% होता है। ए स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता है। कौन सा? जो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर रहता है, ये फेराइट और कार्बन का मिश्रण रहता है, हार्ड और भंगुर रहता है। कार्बन रहता है 6.67% और सीमेंट आयरन रहता है 93.33%। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या? मजबूत नहीं होता है। अब आ जाता है पियरलाइट। यह एक मजबूत स्ट्रक्चर है जो 0.83% कार्बन वाले स्टील में प्राप्त होता है। कितना कार्बन है इसमें? 0.83। इसमें फेराइड 87% और सीमेंटाइट 13% होता है। फ्रेंड, जो पियरलाइट रहता है इसका मिश्रण पूछता है। इसमें फेराइड 87% और सीमेंटाइट 13% होता है। यह परतों के रूप में जमा होता है। कैसा? परतों के रूप में जमा होता है। इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फिंगरप्रिंट की तरह दिखाई देता है। जो इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा दिखाई देता है? फिंगरप्रिंट की तरह। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ पियरलाइट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है हमारा आस्टेनाइट। आस्टेनाइट यह गामा लोहे व कार्बन का घोल होता है। जो आस्टेनाइट रहता है किसका रहता है? गामा लोहे व कार्बन का घोल होता है। जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है, मतलब 800 से ऊपर, तो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है वह आस्टेनाइट कहलाता है। इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक अनुचुंबकीय होती है, मतलब इसमें चुंबक नहीं चिपकता है। इसमें कार्बन की मात्रा 1.7% तक होती है। इसे कार्बन का आयरन में सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन भी कहते हैं। यह कठोर होता है लेकिन भंगुर नहीं होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट क्या रहता है? गामा लोहे कार्बन का घोल हो गया। अपर क्रिटिकल तापमान तक इसको गर्म करेंगे। कार्बन इसमें 1.7% तक रहता है और यह स्ट्रक्चर कठोर होता है लेकिन भंगुर नहीं होता है। अब आ जाता है हमारा 5वां नंबर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। क्या बोला है? इसमें लोहा गामा व अल्फा दोनों रूपों में होता है। इसे भी आयरन व कार्बन का मिश्रण होता है। किस किस का? आयरन और कार्बन का। यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है वह मार्टेनसाइट कहलाता है। इसमें कार्बन 1.6% तक होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड एवं भंगुर होता है। कैसा रहता है? यदि फ्रेंड, जो हमारी ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील है, उसको यदि हम गर्म करके तुरंत ठंडा कर देंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा? मार्टेनसाइट। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर क्या रहता है? बहुत हार्ड एवं भंगुर रहता है। अब आ जाता है, क्या बोला है? इसकी कठोरता इसमें उपस्थित कार्बन को बार ठंडा करने की दर पर निर्भर करेगी। अगर हम धातु को जल्दी ठंडा कर देंगे तो फ्रेंड्स वो भंगुर ही बनेगी। अब आ जाता है ट्रोस्टाइट। ट्रोस्टाइट स्ट्रक्चर क्या बोला है? यदि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाए तो टोस्टर स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर वाली स्टील को मशीनिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है, किंतु कंपन सहने की शक्ति होती है। मतलब जो अभी हमने जो ये जो मार्टेन साइट पढ़ा है, अभी क्या बोल रहा है? यदि मार्टेन साइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके फिर से हम ठंडा कर देंगे तो टोस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को क्या रहता है? मशीनिंग तो नहीं कर सकते लेकिन इसमें कंपन सहने की शक्ति होती है। अब आ जाता है सार्वाइट। ये कैसे बनता है? इस प्रकार का स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में पेरलाइट अधिक और सीमेंटाइट कम होता है। यह स्ट्रक्चर प्राय टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। जो हमारी टेम्पर्ड स्टील रहती है उनमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? सार्वाइट। अब क्या बोल रहा है? प्लेन कार्बन स्टील को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार प्रकार। तो बोल रहा है प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन एक प्रमुख तत्व है जो प्लेन कार्बन स्टील के स्ट्रक्चर व गुणों को बदलता है। प्लेन कार्बन स्टील कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार 3 नामों से जानी जाती है। प्लेन कार्बन स्टील रहती है कार्बन की मात्रा के अनुसार कितने नामों से जानी जाती है? 3 नामों से। पहली है हमारी, पहली कौन सी है फ्रेंड्स हमारी? पहली है हमारी हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पहला है हमारा हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। जिस प्लेन कार्बन स्टील में 0 से 0.8% तक कार्बन होती है उसे हाइपोयूटेक्टाइड स्टील कहते हैं। मतलब 0 से 0.8% तक कार्बन रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोयूटेक्टाइड। दूसरा हो जाता है हमारा यूटेक्टाइड स्टील। इस प्रकार की प्लेन कार्बन स्टील में केवल 0.83% कार्बन होती है। यह पेयरलाइट स्ट्रक्चर की स्टील है। इसमें क्या रहता है? 0.8% से कम भी हो सकती है। जिसमें 0.83% रहेगी वो हमारी यूटेक्टाइड स्टील रहेगी। और थर्ड आ जाती है हाइपर यूटेक्टाइड। जिस स्टील में कार्बन 0.8 से 2.1% तक होती है उसे हाइपर यूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों प्रकार है, हाइपो यूटेक्टाइड, यूटेक्टाइड और हाइपर यूटेक्टाइड, इनको आपको याद रखना है। जो हाइपो यूटेक्टाइड रहता है इसमें 0.8% से कम रहता है। यूटेक्टाइड में फिक्स 0.8% रहता है। और हाइपर यूटेक्टाइड में 0.8 से 2.1% तक होता है। नोट क्या बोल रहा है? जिस स्टील में 0.008% से 0.025% तक कार्बन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फेराइट स्ट्रक्चर। अभी हमने पीछे पढ़ा था। दूसरा बोला है जिस स्टील में 0 से 0.8% तक कार्बन होती है उसे पियरलाइट स्ट्रक्चर, पियरलाइट और फेराइट कहते हैं।
जिस स्टील में केवल 0.83% कार्बन होती है उसे पीएलआईट स्ट्रक्चर बोलते हैं, पीएलआईट स्ट्रक्चर या यूटेक्टाइड। जिस स्टील में 0.8% से अधिक कार्बन होती है उसे सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सीमेंटाइट में हमारा कार्बन कितना था, 6.67%, इतना था ना फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा। तो वही बोल रहा है कि 0.8% से अधिक अधिक कार्बन रहेगा तो वो हमारा सीमेंटाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारी हीट ट्रीटमेंट की विधियां, मतलब हीट ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी विधियों का यूज करते हैं। तो जो हमारी हीटिंग की विधियां हैं उसमें पहली विधि है हमारी हार्डनिंग, कठोरीकरण। अब हार्डनिंग क्या है, हार्डनिंग कैसे करते हैं तो उसको पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, हार्डनिंग कठोरीकरण किसी नरम स्टील पार्ट या टूल को घिसने से बचाने या कटाई योग्य बनाने के लिए ऊष्मोपचार द्वारा उसे हार्ड या कठोर किया जाता है, जिसे हार्डनिंग कहते हैं। मतलब कोई भी स्टील पार्ट है उसके मतलब घिसने से बचाना और दूसरी धातुओं को काटने के लिए उसे क्या किया जाता है, हार्डनिंग किया जाता है। अब क्या बोला, स्टील पार्ट की कठोरता कार्बन की प्रतिशत मात्रा के ऊपर निर्भर कर, मतलब कोई भी स्टील पार्ट है उसकी जो कठोरता रहेगी कार्बन की प्रतिशत, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह ज़्यादा कठोर होगा और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वह कम कठोर होगा। मतलब फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा कठोर होगा, जितनी कम होगी उतना कम होगा। नोट क्या बोला है, हार्डनिंग करने के लिए स्टील में कार्बन की मात्रा 0.5% से अधिक होनी चाहिए। मतलब फ्रेंड्स हम कोई भी स्टील को अगर हार्ड कर रहे हैं तो उसमें जो कार्बन है हमारा 0.5% से तो अधिक होना ही चाहिए। अगर 0.5% से कम है तो हम उसे हार्डनिंग नहीं कर सकते, उसे फिर हम क्या करते हैं, उसे हम केस हार्ड करते हैं, मतलब उसे हार्डनिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो हम केस हार्ड भी पढ़ेंगे, हार्डनिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हार्डनिंग की विधि क्या बोल रहा है, इस विधि में स्टील के पार्ट या टूल को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर अब हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रहता है, 800 से स्टार्ट होता है, तो वही 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कुछ समय तक उसी तापमान पर कुछ समय तक उसी तापमान पर रखकर स्टील के पार्ट को खुली हवा में या पानी या तेल में डुबो दिया जाता है और ठंडा होने पर पार्ट हार्ड हो जाता है। हार्ड पार्ट घिसते कम है और उनमें दूसरी धातुओं को काटने की क्षमता होती है। स्टील के पार्ट को गर्म करने के बाद जितनी जल्दी ठंडा किया जाए वह उतना हार्ड होगा। अब फ्रेंड्स क्या रहता है, हार्डनिंग क्या रहता है, हार्डनिंग करने हमने 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया, फिर क्या करते हैं उसी तापमान पर रखकर और फिर उसको खुली हवा में या पानी तेल में ठंडा कर देते हैं। अब उसको जितनी जल्दी ठंडा करेंगे वो पार्ट हमारा उतना ज़्यादा हार्ड होगा। अब हार्डनिंग निम्न बातों पर निर्भर करती है, पहले कौन सा है, स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार, जितना परसेंट कार्बन होगा उतना ज़्यादा कठोर होगा। तापमान जिस पर स्टील गर्म की गई है, किस तापमान पर हमने स्टील को गर्म करना है, स्टील को गर्म करने का समय, स्टील को गर्म करने का समय क्या है, स्टील को कुचिंग करते समय तापमान और ठंडा होने की दर, ये सभी उस पर निर्भर करती हैं। कुचिंग माध्यम में स्टील को ठंडा करने की दर को नियंत्रित करती है। कुचिंग मीडिया कौन कौन से हैं हमारे, जल्दी ठंडा करने के लिए नमक या कास्टिक सोडे का पानी में घोल, बहुत धीमे ठंडा करने के लिए ब्लास्ट ऑफ एयर मतलब हवा, मध्यम कुचिंग के लिए तेल, एलआई स्टील की कुचिंग के लिए एयर कुचिंग, कॉमन मतलब हमारी साधारण कुचिंग कौन सी है, पानी एंड तेल की। कुचिंग का क्रम जल्दी से कम के लिए, ये फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे तेज कौन करता है, पानी, फिर तेल, फिर हवा। कुचिंग का क्रम जल्दी से कम के लिए पानी, तेल, हवा। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा टेम्परिंग, पानीकरण, पानी चलाना। टेम्परिंग क्या होता है, जब स्टील के पार्ट्स या कटिंग टूल को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता अधिक हो जाती है जिससे उनके टूटने का भय रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स क्या रहता है, जब हम कटिंग टूल को हार्ड करते हैं तो क्या रहता है, अब उसमें भंगुरता अधिक हो जाती है, ज़्यादा कठोर होगा तो जितना ज़्यादा कठोर होगा उतनी जल्दी टूटेगा भी। तो उस टूटने के गुण को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में कुछ भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। टफनेस क्या रहती है, जिससे हमारा पदार्थ झटके वगैरह सहन कर लेता है। क्या बोला है, टेम्परिंग से आंतरिक प्रतिबल खत्म हो जाते हैं जिससे पदार्थ में झटके सहने का गुण बढ़ जाता है। टेम्परिंग में भंगुरता को दूर करने के लिए स्टील के मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को किसमें बदला जाता है, ट्रोस्टाइट स्ट्रक्चर में। अभी हमने मार्टेनसाइट ट्रोस्टाइट स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो जो हमारा ट्रोस्टाइट स्ट्रक्चर रहता है ये क्या करता है, झटकों को सहन कर लेता है। तो किसमें बदलते हैं, ट्रोस्टाइट स्ट्रक्चर में। कार्बन स्टील और टूल स्टील को टेम्परिंग करने के लिए औसतन तापमान 280 डिग्री सेंटीग्रेड, एला स्टील और हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग करने के लिए तापमान 560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यही बोल रहा है, कार्बन स्टील और टूल स्टील को टेम्परिंग के लिए तापमान 280 डिग्री सेंटीग्रेड और एलआई स्टील की हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग के लिए 560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परिंग प्राय निम्नलिखित विधियों से की जाती है। तो पहली है सिंगल हीटिंग विधि। इस विधि में कार्य को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग वही 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। गर्म स्टील के उतने ही भाग को जल या तेल आदि में डुबो दिया जाता है जितने भाग पर टेम्परिंग करनी है। इसके बाद कार्य को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पीछे की गर्मी हार्ड की स्थान की ओर बढ़ती है और इस पर कई रंग बदली होती हैं। जब निश्चित रंग आ जाए तो कार्य को पूरी तरह से ठंडा कर देते हैं। चीजल आदि कटिंग टूल्स को लगभग 12 से 13 mm लंबाई तक ठंडा किया जाता है।
तो वही बोल रहा है, जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे मैं आपको ये ड्राइंग बनाकर थोड़ा दिखाता हूँ कि सिंगल हीटिंग विधि क्या रहती है। अगर हमें इतने पार्ट को हार्ड करना है, अगर इतने पार्ट को हार्ड करना है तो इतने ही पार्ट को टेम्परिंग की जाएगी, मतलब इतने ही पार्ट पर हम टेम्परिंग करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे। तो क्या रहता है, इससे गर्मी यहाँ तक आती है और उस पर टेम्परिंग हो जाती है। सेकंड विधि कौन सी है हमारी, डबल हीटिंग विधि। सेकंड हमारी है डबल हीटिंग विधि। इस विधि में कार्य को 2 बार गर्म किया जाता है। कितनी बार, 2 बार। पहले हार्डनिंग विधि द्वारा कार्य को हार्ड कर लिया जाता है, फिर हार्ड किए हुए कार्य को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने की विधि सिंगल हीटिंग विधि की तरह ही है, इसमें टेम्परिंग कलर आने पर पूरे पार्ट को ठंडा किया जाता है। पहले कार्य को हार्ड कर लेंगे, उसके बाद उस पर टेम्परिंग कर देंगे, तो ये हमारी डबल हीटिंग विधि। अब आ जाते हैं टेम्परिंग टेम्परेचर। टेम्परिंग टेम्परेचर क्या होता है, मतलब जब हम धातु पर, तो क्या रहता है, जब हम टेम्परिंग करते हैं तो उस धातु जो हमारी स्टील रहती है उस पर कई रंग बदली होते हैं। तो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग टेम्परेचर रहता है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रंग होते हैं। तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक पीला पुआल, 230 पर हल्का पुआल, 240 पर मध्यम पुआल, 250 पर गहरा पुआल, 270 पर हमारा हल्का बैगनी और 285 पर गहरा बैगनी, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा रंग कैसा रहता है, टेम्परिंग टेम्परेचर हल्का नीला। तो फ्रेंड्स ये हमारी हो गई हार्डनिंग और टेम्परिंग विधि। अभी इसके आगे हमारी हीट ट्रीटमेंट की और विधियां हैं जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मैं एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसमें भी आपको बोर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।